हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है FST 21 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो FST 21 के 90 क्वेश्चंस फिर से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे कि बाकी FSTs में डिस्कस कर चुका हूं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, FST 21 का क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, लिसन केयरफुली। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर विद रेस्पेक्ट टू प्लास्टिड्स। इसने पूछा है कि करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है प्लास्टिड्स के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आप प्लास्टिड्स पढ़ चुके होंगे, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। तो उसमें ये कुछ टाइप्स के प्लास्टिड्स जो है ऑप्शंस में मेंशन है। आपको इन ऑप्शंस को देख के बताना है कि कौन सा करेक्टली है, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो आज चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की साइड। देखिए, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स। बेटा अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये फैट्स एंड ऑयल को स्टोर नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स। ये बिल्कुल सही है। एल्यूरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होता है वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। एल्यूरोप्लास्ट वगैरह ये आपके मेज प्लांट्स वगैरह में भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स को जो है स्टोर करते हैं। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही करेक्ट है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भी इनकरेक्ट है। पढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन को। इलियोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर्स स्टार्च, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल्स को। इज दैट क्लियर? उसके बाद 91 का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल स्टोर नहीं करता है, वो अदर देन, ये मतलब क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कुछ कलर्ड पिगमेंट स्टोर करता है, लेकिन अदर देन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन क्लोरोफिल, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 का सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन्स एंड फिलामेंटस प्रोटीन मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन से बने हुए जो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन के, उनको आप क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा माइक्रोफिलामेंट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन और मायोसिन आते हैं। एक्टिन और मायोसिन आपके मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो साइटोस्केलेटन का ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है माइक्रोफिलामेंट, जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अलग होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी अलग होते हैं। ठीक है, वो ट्यूबलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 92 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सेलुलर ऑर्गेनल हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन इज। इसने पूछा है कि जो सेलुलर ऑर्गन जिसमें कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है, आपको वो बताना है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला जो सेलुलर ऑर्गन है वो है ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। लाइसोसोम में जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो इसने सिंगल मेम्ब्रेन वाला पूछा है कि सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है, तो आंसर 93 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि लाइसोसोम विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसको आप मियोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। तो यहाँ पे जो माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, और मियोसिस को जो है रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं मियोसिस की कौन सी स्टेज में ये क्रोमोसोम्स का रिडक्शन होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये चारों ऑप्शन मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो मियोसिस की किसी एक स्टेज में एग्जैक्टली रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो उस स्टेज का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, डिप्लोटीन में रिडक्शन नहीं होता, प्रोफेज वाली स्टेज है ये। डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस तक रिडक्शन नहीं होता है।
मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं क्रोमोसोम, एग्जैक्टली एनाफेज 1 में रिडक्शन होता है। एनाफेज 1 में यहाँ पे मियोसिस में एनाफेज 1 में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, आधे एक साइड चले जाते हैं, एक पोल की साइड चले जाते हैं और आधे दूसरी पोल की साइड चले जाते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। तो मियोसिस का एनाफेज 1 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज सीन इन। इसमें आपको बताना है क्रोमोसोम का कांग्रेशन किसमें देखा जाता है। बेटा क्रोमोसोम्स का कांग्रेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कांग्रेशन का मतलब क्या है। बेटा क्रोमोसोम्स के कांग्रेशन का मतलब होता है, कांग्रेशन जो प्रोसेस है इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो है स्कैटर्डली प्रेजेंट होते हैं प्रोफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में वो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर जाते हैं, इसे आप कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अगर क्रोमोसोम्स मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर जाते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप मेटाफेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेज में कांग्रेशन होता है। तो मेटाफेज में होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोफेज में नहीं होता, एनाफेज में नहीं होता, टीलोफेज में नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में प्रोफेज दिया है, बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन में मेटाफेज दिया है, यही आंसर होगा, ठीक है। तो 95 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड, एनाफेज में ऐसा नहीं होता है, टीलोफेज में भी ऐसा नहीं होता है, मेटाफेज में कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको इनकरेक्ट मैच बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हर्बेरियम, स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स ऑन सीड। ये बिल्कुल सही है। हर्बेरियम में आप क्या करते हैं, जो ड्राइड जो प्लांट होते हैं उन प्लांट को प्रेस कर देते हैं हर्बेरियम सीट पे। A4 साइज की सीट होती है, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड सीट तो अलग होती है, तो मैं अगर आपको अपने लेबोरेटरी में बनाना हो, स्कूल लेवल पे A4 साइज की सीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी उसका साइज अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीट होती है, उस सीट पे प्लांट को प्रेस कर देते हैं, ड्राई करके प्रेस कर देते हैं और वहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया जाता है और फिर उसमें उसकी जो है डिस्क्रिप्शन साइड में लिख दिया जाता है और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट ऑन सीड, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद सेकंड देखिए, म्यूजियम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स केप्ट इन कंटेनर्स, ठीक है। हाँ, म्यूजियम में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनके डेड पार्ट्स भी हो सकते हैं, उनकी डेड बॉडीज भी हो सकती हैं, उनको आप जो है फॉर्मेलिन जैसे केमिकल में प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, एज ए सैंपल, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को देखने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे 96 का सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। थर्ड ऑप्शन देखिए, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन एन इंस्टीट्यूशन located in an enclosed piece of land which grows numerous kinds of plant। बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पूछा है। बॉटेनिकल गार्डन जनरली कॉलेज लेवल पे सेटअप की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे सेटअप किए जाते हैं और भी बड़े लेवल पे सेटअप किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेटअप किए जाते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन का जो पर्पज़ होता है, वहाँ पे हम प्लांट को, लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखते हैं, उनकी स्टडी, उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए। इज दैट क्लियर कि कौन से सीजन में इसमें फ्लावरिंग आती है, कौन से सीजन में फ्रूटिंग आती है, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जितने भी लिविंग कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए लिविंग प्लांट्स जरूरी हैं। तो उनके लिए एक लैंड जो है कन्फाइन कर दिया जाता है और उस लैंड पे उन सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, उनको कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, जूलॉजिकल पार्क्स, प्लेसेस वेयर ओनली डेड वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रिजर्व कंडीशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, डेड एनिमल्स नहीं रखते हैं आप, लिविंग एनिमल्स, लिविंग जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। जूलॉजिकल पार्क में जनरली हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है, ह्यूमन केयर के अंडर, जिससे कि हम उनके बिहेवियर की स्टडी कर सकें, ठीक है। तो स्टडी पर्पज के लिए भी उनको रखा जाता है और साथ के साथ उनके कंजर्वेशन पर्पज के लिए भी, अगर उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कुछ वहाँ पे उनका एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जूलॉजिकल पार्क में अंडर ह्यूमन केयर उनको एनिमल्स को रखा जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क का ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया, इसने बोला डेड बोला है, जबकि वो लाइव एनिमल्स होते हैं।
तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो 96 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट है वो फोर्थ ऑप्शन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लाइकेंस। ये लाइकेंस दिया है। लाइकेंस आपको पता है लाइकेंस के बारे में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसको लाइकेन कहते हैं। और यहाँ पे लाइकेन के बारे में इसने पूछा है, तो लाइकेन के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, चारों स्टेटमेंट में से 3 करेक्ट होंगी, एक इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1, लाइकेंस आर डुअल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। म्यूचुअल एसोसिएशन है फंजाई एंड एल्गी की, तो 2 ऑर्गेनिज्म लाई कर रहे हैं, लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, तो ये एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कंटेनिंग फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गी, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। माइकोबायोन्ट मतलब फंजल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, दे कैन नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, जहां पे सल्फर से रिलेटेड पॉल्यूशन होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे माइंस होती है, वहाँ पे अगर एयर में सल्फर ऑक्साइड जैसे गैसेस निकल रही है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। तो जहाँ पे सल्फर ऑक्साइड से रिलेटेड सल्फर पॉल्यूशन होता है, सल्फर से रिलेटेड पॉल्यूशन होता है, वहाँ पे लाइकेन की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, लाइकेन की ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है लाइकेन की ग्रोथ। तो पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे ग्रो वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, दे ऑफन ग्रो इन मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस सच एज बैरन रॉक। बेटा ये ग्रो वेरी फास्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी लाइकेन का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इनकी जो ग्रोथ होती है इतनी फास्ट नहीं होती है। वेरी फास्ट तो नहीं कह सकते आप, बट स्लो ग्रोथ होती है, इतनी स्लो भी नहीं होती बट नॉर्मल ग्रोथ होती है, वेरी फास्ट नहीं कह सकते आप। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल गलत होगा। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बेरन रॉक्स पे लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं। आप देख सकते हैं बेरन जो रॉक होते हैं, जो बंजर पहाड़ होते हैं, उन पे लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं, ग्रीनिश अपीयरेंस आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो 97 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जो करेक्ट नहीं है। तो थर्ड करेक्ट नहीं है, तो वो इसमें बोला है इसने कि दे ग्रो वेरी फास्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द फंजाई इम्परफेक्टी। यहाँ पे आपको ऑड वन बताना है विद रिस्पेक्ट टू फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी ड्यूट्रोमाइस्टिस को बताते हैं हम। ड्यूट्रोमाइस्टिस जो है वो फंजाई इम्परफेक्टी होती है। इज दैट क्लियर? तो ड्यूट्रोमाइस्टिस में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों नहीं देखे जाते हैं। जनरली उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंजाई इम्परफेक्टी में आपको बताना है कि कौन सा ऑड वन है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये तीनों एग्जाम्पल फंजाई इम्परफेक्टी के हैं। ऑड वन कौन सा होगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस में आता है, सैक फंजाई में आता है, फंजाई इम्परफेक्टी में नहीं आता है। तो ऑड वन निकालना है तो पेनिसिलियम को निकाल दीजिए, क्योंकि पेनिसिलियम फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूट्रोमाइस्टिस में नहीं आता, वो एस्कोमाइसिटिस या फिर सैक फंजाई का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 98 का ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, द सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट सिलिशियस सेल इन। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डाई एटम्स। बेटा सिलिका से जो सेल वॉल बनती है, इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, वो सेल वॉल बनती है बेटा डाई एटम्स की। इनको डाई एटम्सियस अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके मरने के बाद भी, इनके जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है उसके बावजूद भी ये ओशन में सेटल डाउन कर जाते हैं, और उस एरिया को आप डाई एटमोसियस अर्थ कहते हैं, क्योंकि सिलिका जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी कि उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 99 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डाइनोफ्लैजिलेट में सिलिका नहीं होता है, यूग्लेनोइड में भी सिलिका नहीं होता, पेलिकल होता है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल ही नहीं होती है। तो डाई एटम्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइए। प्रोप रूट एंड स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड रेस्पेक्टिवली इन। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इसने बोला है प्रोप रूट किस में पाया जाता है? राइजोफोरम में प्रोप रूट नहीं पाया जाता, टर्निप में भी प्रोप रूट नहीं, स्टिल्ट रूट नहीं पता है। मतलब पहला जो ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन एक साथ दिए हैं, 2 मतलब एग्जाम्पल एक साथ दिए। पहला एग्जाम्पल प्रोप रूट का होगा, दूसरा एग्जाम्पल स्टिल्ट रूट का होगा। तो ऑप्शन सेकंड देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। जो बनियान ट्री है वो प्रोप रूट होती है, जो हैंगिंग रूट्स होती है ना बनियान ट्री में, उनको आप प्रोप रूट्स कहते हैं।
ठीक है। और स्टिल्ट रूट जो होती है नोड से अराइज होती है, छोटी छोटी रूट्स होती है नोड से अराइज होती है, ये मेज में देखी जाती है। तो यहाँ पे 100 का एनसीईआरटी के सीधे एग्जांपल है, 100 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी जो ऑप्शंस है, बाकी जो एग्जांपल है इससे मैच नहीं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन मैच करता है। तो प्रोप रूट banyan ट्री में होती है, स्टिल्ट रूट मेज में होती है। तो 100 का सेकंड ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, वेलवेट एस्टिवेशन इन कोरोला इज फाउंड इन। जो वेलवेट एस्टिवेशन है कोरोला में, वो कौन से, मतलब वेलवेट एस्टिवेशन, बेटा एस्टिवेशन पढ़ा ही होगा, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स का जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, उसको आप एस्टिवेशन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल कौन सा है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो देखो मैच करते हैं। कॉटन जो है वो नहीं होता है वेलवेट एस्टिवेशन में, आप लिख भी सकते हैं कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। कैलोट्रोपिस में वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन देखिए, केसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, गुलमोहर में भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। तो यहाँ पे जो वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैलोट्रोपिस। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 101 का। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, ऑल ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू पैरेन्काइमा टिश्यू एक्सेप्ट। इसने पैरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टर्स बताए हैं और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेन्काइमा टिश्यू के हैं, लेकिन इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो पैरेन्काइमा टिश्यू का कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। बिल्कुल भाई, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है तो कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको वो बताना जो सही नहीं है, एक्सेप्ट बोला ना। जनरली आइसोडाइमेट्रिक सेल्स, हाँ इनके डायमीटर जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होती हैं। ये दोनों ही एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सुबेरिन। बिल्कुल गलत है, अगर सुबेरिन डिपोजिशन हो जाएगा तो सेल लिविंग ही नहीं होगी, डेड सेल हो जाती है सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से जनरली। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा टिश्यू में, वो सेलुलोज से बनी होती है। तो याद रहे, सेलुलोज से बनी होती है पैरेन्काइमा की सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो गलत स्टेटमेंट आपको बताना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 102। फोर्थ ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, आइदर क्लोजली पैक्ड सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसिस और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस। या तो इसमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है या फिर होता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे इस इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है कम होगा या फिर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 102 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल गलत दिया, सुबेरिन नहीं होता भाई, सेलुलोज होता है। इज दैट क्लियर? तो 102 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रैकिड्स। इसमें से कौन सा ट्रैकिड्स से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सारे। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन सेल वॉल, ट्रैकिड्स में जनरली लिग्निन होता है, तो ये नहीं आएगा। फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ओनली, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये तो टेरिडोफाइट्स में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है। डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, हाँ ये कह सकते हैं आप, ये डेड सेल्स होती हैं इसमें बिना प्रोटोप्लाज्म की। जितने भी टिश्यू हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का काम करते हैं जाइलम में, जितने मतलब जाइलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट डेड होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। वो सेल डेड होगी, बिना प्लाज्म के होगी, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये बिल्कुल गलत है। ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में इसका कोई रोल नहीं है, वो मेडुलरी रेज वगैरह करती हैं रेडियल कंडक्शन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ट्रैकिड्स में, ट्रैकिड्स तो सीधा कंडक्शन करता है ना, रेडियल नहीं करता है वो ना। तो 103 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया है अबाउट ट्रैकिड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखो, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। बेटा, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स में क्या होती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 104 का सेकंड विल बी द राइट आंसर, तो इसको सही कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर कैम्बियम। इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम के कंटेक्स्ट में आपको यहां पे क्या बताना है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर कैम्बियम, ठीक है। कोर कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोजन। कोर कैम्बियम इज यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम।
तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना बेटा आपको यहाँ पे। तो कोर कैम्बियम इज कॉल्ड फैलोजन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फैलोजन कहते हैं कोर कैम्बियम को। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कोर कैम्बियम इज यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। जो कोर कैम्बियम है वो डेवलप्ड होता है सेकेंडरी जाइलम से, ठीक है भाई, ये कोर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, सेकेंडरी जाइलम में का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया है, तो इसको करेक्ट आंसर कर लो, यही स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना है। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं एक बार। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, आउटर सेल्स ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू कोर, बिल्कुल सही है, आउटर सेल्स को कोर कहते हैं। इनर पार्ट ऑफ फैलोजन लीड्स टू फॉर्मेशन, और इनर पार्ट को फैलोडम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 105 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से बताना है आपको कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है। एन आइसोगेमस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, यूडोरिना में, ये सही स्टेटमेंट है, यूडोरिना, इसमें एनाइसोगेमस देखा जाता है। ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स, ये भी बिल्कुल सही है, पायरिनोइड्स में स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होते हैं। रेड एल्गी फ्लोरिडीन स्टार्च, बिल्कुल सही, इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी एगार एंड सैरेजिन, एगार एंड सैरेजिन रेड एल्गी में होता है भाई, तो रॉन्गली मैच बताना, तो ब्राउन एल्गी वाला ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखो, ऑल आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोसिस एक्सेप्ट। इसमें बताया कि सारे कॉमन एग्जाम्पल है मोसिस के, एक को छोड़ के। फुनेरिया मोसिस में आता है, पॉलीट्राइकम भी मोसिस में आता है, स्फेग्नम भी मोसिस में आता है, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट्स में आता है। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, एक्सेप्ट बोला है कि उसको छोड़ के, क्योंकि सेलेजिनेला जो है वो इसमें आता है बेटा, टेरिडोफाइट में आता है, मोसिस में नहीं आता है। तो यहाँ पे 107 का करेक्ट आंसर विल बी 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सोन बाय वॉल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, दोनों एल्गी में आते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा ना, हाँ, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है। फ्यूकस जो है ये भी एल्गी में आता है, ब्राउन एल्गी में आता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी में जिसमें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। एनसीईआरटी में देखना आप, हैप्लोन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक साइकिल जो दी है ना, लास्ट वाले पेज पे दिए एनसीईआरटी में, उसमें फ्यूकस के बारे में लिखा है कि फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। फ्यूकस एक एल्गी है, लेकिन इसमें लाइफ साइकिल कौन सी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द ट्रांसपायरेशन रेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा फैक्टर ट्रांसपायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। सबसे पहला देखिए, लो रूट शूट रेशियो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लो रूट शूट रेशियो ट्रांसपायरेशन को कौन सा इंक्रीज करता है, ये बताना आपको। तो बेटा अगर लो रूट शूट रेशियो होगा, ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा। अगर लो शूट और रूट रेशियो हाई होता है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। अब रूट और शूट रेशियो कम है, मतलब नंबर ऑफ रूट्स कम है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगा, तो ये तो डिक्रीज करेगा ना ट्रांसपायरेशन। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, लीव्स में वैक्सी कोटिंग होगी, वैक्सी कोटिंग ट्रांसपायरेशन को रोकती है भाई, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये तो डिक्रीज करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल वाटर, अगर सॉइल वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगी, अगर सॉइल वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगी तो प्लांट जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर प्लांट जो है ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया बेटा, तो क्या होगा इन दैट केस, तो ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज होगा। आपको बताना है किससे इंक्रीज होता है। लोअर, फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगी, लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, तो ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन रेट पढ़ना आप, जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी उतना ट्रांसपायरेशन कम होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ड्राई एयर है, और ड्राई एयर में उतना मतलब क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ड्राई एयर में ज़्यादा बढ़ता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 109 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आपको बताना है इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के रेस्पेक्ट में आपको एक इनकरेक्ट मैच बताना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 दिया है सिंपल डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन एक ओपन सिस्टम है, एक कोई क्लोज सिस्टम नहीं है। डिफ्यूजन कहीं भी होता है, डिफ्यूजन नॉन लिविंग सिस्टम में भी होता है, इसको किसी लिविंग सिस्टम का सहारा नहीं है
किसी लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है, लेकिन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट शो अप हिल ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अप हिल ट्रांसपोर्ट ही शो करता है। अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और अगर वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का यूज होता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बट इसके साथ साथ हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपको समझा देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कैन अकर, बिल्कुल सही है बेटा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट है वैसे तो, लेकिन ये जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से होता है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उन्हीं से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उससे होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से ही होता है। अगर कोई डिफ्यूजन, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, तो उसमें अगर एक सेल के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक बार में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहां पे सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बचा नहीं है वहां पे, तो उसे आप सैचुरेशन कहेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं फिर से बोल देता हूं, अगर सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसे आप सैचुरेशन कहते हैं। और सैचुरेशन जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा जाता है। डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं देखा जाता है। इज दैट क्लियर? सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए है और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत बताना था ना, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ये भी सही होगी हमारी स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट में देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हाईली सिलेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिलेक्टिव होता है भाई नेचर में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिनसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिनसे जो है मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, वो जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। और स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से अगर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जा रहा है तो वो स्पेसिफिक हो गया, तो हाईली सिलेक्टिव इन नेचर हो गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाईली सिलेक्टिव इन नेचर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का फोर्थ ऑप्शन बी स्टेटमेंट सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, नाइट्रेट एसिमिलेशन इन द प्रोसेस इज द प्रोसेस इन प्लांट इन विच। इसमें बताना है कि जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस है, राइट, उसमें होता क्या है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है, इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, इसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3, इसको भी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, NO3 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जो NO3 है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसी को आप नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब नाइट्रेट जो है किस फॉर्म में यूटिलाइज हो रहा है, जिसको प्लांट यूज कर रहे हैं। नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, ठीक है। और उस अमोनिया का अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस अमोनिया का प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एसिमिलेशन की बात कर रहा है ये, तो 111 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेंटेन्ड बाय हेल्प ऑफ। जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी है, ठीक है, इसने बोला टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग के टाइम पे गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी है उसको कौन मेंटेन करता है? भाई आपको पता होना चाहिए, ट्रांसपायरेशन के टाइम पे जब वाटर लॉस होता है वेपर फॉर्म में, जो गार्ड सेल्स हैं वो हाईली टर्जिड होते हैं, और वो जब टर्जिड होते हैं तब वहां से वाटर वेपर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टर्जिडिटी करता है वो कौन सा आयन करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो हेल्प करता है पोटेशियम आयन करता है। ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, पोटेशियम आयन के फंक्शंस पे जाना। तो ये पोटेशियम आयन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है पोटेशियम आयन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। सोडियम हेल्प नहीं करता, मैग्नीशियम हेल्प नहीं करता है, कैल्शियम हेल्प नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए,
cyclic photophosphorylation is different from non-cyclic photophosphorylation as the former। आपको बताना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो स्टेटमेंट पढ़ते रहिए। नंबर 1 देखिए, इज परफॉर्म बाय कोलैबोरेशन ऑफ बोथ फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये बिल्कुल गलत है। साइक्लिक में तो फोटोसिस्टम सेकंड फोटोसिस्टम वन दोनों नहीं होते हैं। साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम वन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो ये स्टेटमेंट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज वेरी करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, इज कनेक्टेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको बताना है कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से कनेक्टेड है। नहीं जी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर स्प्लिट होता है, वो कनेक्टेड है, साइक्लिक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आएगा। देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इज कनेक्टेड विद एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एनएडीपीएच रिडक्टेज एंजाइम चाहिए एनएडीपीएच को बनाने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे होता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एटीपी बनता है। तो ये दोनों बिल्कुल, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। सिर्फ एटीपी के लिए होता है, एनएडीपीएच के लिए नहीं होता। यहाँ पे इसने दोनों ही बात दी है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो आपको राइट स्टेटमेंट पकड़ना है। तो राइट स्टेटमेंट पकड़ोगे, कौन सा पकड़ोगे? सेकंड स्टेटमेंट विल बी दी राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाइए। पीईपी केज एंजाइम इज लोकेटेड इन। पीईपी केज एंजाइम आपने पढ़ा होगा C4 साइकिल, मीसोफिल सेल्स में होता है पीईपी केज एंजाइम, जो फॉस्फिनल पायरुवेट को ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये किसमें होता है? पीईपी केज यानी कि फॉस्फिनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। और ये मीसोफिल सेल्स में होता है, C4 पाथवे में इसका काफी रोल होता है। तो यहाँ पे 114 का फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट, मीसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। बाकी बंडल ऑफ सीथ में नहीं होता है ये। ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ C3 प्लांट, ये भी गलत है। प्लांट विच शो फोटो रेस्पिरेट, ये भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाइए। द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ EMP पाथवे इज कैटेलाइज्ड बाय। पहली इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि EMP पाथवे में होती है वो कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? EMP पाथवे, इम्बुडन, मेरूफ एंड पैरनस, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने EMP पाथवे दिया, जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज के 6 पोजीशन कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ये इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप के लिए जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए हेक्सोकाइनेज। कहीं पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, उस एंजाइम को कहते हैं काइनेज। हेक्सोकाइनेज क्यों बोलते हैं? हेक्सोज शुगर यानी कि ग्लूकोज में ये ऐड हो रहा है। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होता है। तो 115 का थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 115 में। क्वेश्चन नंबर 116 देखो बेटा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर क्रैब साइकिल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रैब साइकिल के लिए करेक्ट नहीं है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, क्रैब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रैब साइकिल जो परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पायरुविक एसिड कंडेंस विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, बिल्कुल गलत है भाई। पायरुविक एसिड तो लिंक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसकी जगह अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखा होता है पायरुविक एसिड की जगह, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे इसको गलत ही बताना आपको कि इसमें से कौन सा क्रैब साइकिल में नहीं आता। पायरुविक एसिड तो जाता ही नहीं क्रैब साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है क्रैब साइकिल में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे 116 का थर्ड स्टेटमेंट देखिए, 3 NADH2 and 1 FADH2 आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 क्रैब साइकिल, ये बिल्कुल सही है। क्रैब साइकिल को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें 3 NADH2 निकलते हैं और 1 FADH2 निकलते हैं एक क्रैब साइकिल में। वहीं अगर 2 क्रैब साइकिल की बात करें तो डबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट बतानी थी, नॉट करेक्ट मतलब सेकंड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 116 में। बट स्टेटमेंट बाकी भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज फाउंड अटैच्ड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। भाई क्रैब साइकिल का एक ही एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये अटैच होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अटैच होता है, FADH2 डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 116 का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखो,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो भाई, पार्थेनोकार्पी इन बनाना इज मेनली ड्यू टू हाई इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन बनाना में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी। बी स्टेटमेंट पढ़ो, एपिकल डोमिनेंस कैन बी काउंटर एक्ट बाय साइटोकाइनिन्स। ठीक है बेटा, एपिकल डोमिनेंस जो हो जाता है उसमें प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। एपिकल बढ़ के ग्रो हो जाने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी लेंथ नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे केस में हम साइटोकाइनिन देते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन उस चीज को ओवरकम कर देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों ही सही है। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 117 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एडेनिन बट डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। इसमें कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए हैं, 4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिए हैं। चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है किसी न्यूक्लियोटाइड से डिराइव्ड होता है। ठीक है, बाकी न्यूक्लियोटाइड से डिराइव्ड नहीं होते हैं। तो NAA ये न्यूक्लियोटाइड से डिराइव्ड नहीं होता, जिटिन भी नहीं होता, मैंने काइटिनिन बोल दिया। 118 में देखो थर्ड ऑप्शन काइनेटिन जो है ये मॉडिफाइड एडेनिन है। ये एडेनिन से डिराइव्ड होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस से डिराइव्ड हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन बेस जो है इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एडेनिन से मॉडिफाइड एडेनिन होता है काइनेटिन। तो ये राइट आंसर होगा, बाकी राइट आंसर नहीं होंगे। तो 118 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, आइसोगैमेट्स क्लैडोफोरा बिल्कुल सही है, आइसोगैमेट राइजोफस ये भी बिल्कुल सही, क्लैडोफोरा ग्रीन मतलब एल्गी में आता है आपका। ठीक है, हेट्रोगैमेट्स यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमेट्स होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, एनसीईआरटी के ऑप्शन दिए भाई। ये यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें आइसोगैमेट होता है, क्योंकि वो ग्रीन एल्गी में आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना? तो यूलोथ्रिक्स में क्या होता है बेटा, आइसोगैमेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 पे आइए, विच ऑफ द गिवन फीचर्स डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है, ये आपको बताना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है, देखो पहला स्टेटमेंट देखो, यही राइट आंसर है, डायोसी। डायोसी का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन डिस्टिंक्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट जो है अलग अलग है। अगर मेल फीमेल दोनों प्लांट अलग अलग है तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर प्लांट अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो डायोसी का मतलब है कि प्लांट अलग अलग है, मतलब प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। क्लिस्टोगैमी ऐसा नहीं है। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर क्लोज होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। होमोगैमी में भी ऐसा नहीं होता, बाइसेक्सुअलिटी में भी ऐसा नहीं होता। 121 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 121, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, डबल फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस होता है सिंगैमी, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल दैट यू कॉल्ड सिंगैमी एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल और द पोलर न्यूक्लियस दैट यू कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आएगा, यानी कि सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर 121 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर ए जीन नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं एलील, ठीक है, और जनरली अल्टरनेटिव फॉर्म्स एक जीन में 2 होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन की अगर एलिल्स अल्टरनेटिव फॉर्म 2 से ज़्यादा हो जाए तो मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल है एबियो ग्रुपिंग, है ना। एबियो ग्रुपिंग के लिए 3 डिफरेंट जीन्स होते हैं, है ना, IA, IB और स्मॉल आई। आपने पढ़ा होगा कोडोमिनेंस वाले टॉपिक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में 12th क्लास में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 122 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 122 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, लिसन केयरफुली। An abnormally caused by non-disjunction of sex chromosome is। बेटा यहाँ पे बोला है इसने abnormally caused by non-disjunction of sex chromosome is, मतलब क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन दिए और चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो लिसन केयरफुली देखिए, पहला ऑप्शन देखिए नॉन डिसजंक्शन। पहले तो ये समझ लीजिए नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम का होता क्या है। क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि
सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे आप क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, यानी कि फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, टर्नर सिंड्रोम, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टर्नर सिंड्रोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में टोटल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें 21 पेयर पे ट्राइसोमी हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है, ट्राइसोमी की वजह से होता है। जो अल्फा थैलेसीमिया है ये एक म्यूटेशनल डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, ड्यूरिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन cells are treated with A and B to produce the naked protoplasm। बेटा यहाँ पे आपको fill in the blanks fill करना है। इसने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन है, इसमें इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे जो है आप प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पैक्टिनेज एंड सेलुलेज जैसे एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैक्टिनेज एंड सेलुलेज सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है, और अगर वो सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाती है तो सेल वॉल के डाइजेशन की वजह से प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है, और प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 124 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, फर्मेंटेड बेवरेजेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन आर बियर एंड वाइन, जो होती है बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, बियर एंड वाइन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बियर एंड वाइन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 125 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बाकी विस्की, रम, ब्रांडी वगैरह ये सब क्या है, ये डिस्टिलेशन से बनते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 125 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, विनेगर बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है? बेटा विनेगर जो है वो डाइल्यूट फॉर्म होती है एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड को बनाने के लिए जो माइक्रोब इस्तेमाल किया जाता है वो है एसिडोबैक्टर एसिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 126 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, एसिडोबैक्टर एसिटी, जो कि एसिटिक एसिड बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाइए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देयर आर एविडेंसेस दैट डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। बी स्टेटमेंट पढ़िए, नो आरएनए एक्ट्स एज कैटलिस्ट, बिल्कुल गलत है। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में एज एन एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, सेल जो है उसको एंजाइम की फॉर्म में इस्तेमाल करती है, जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज वगैरह, जिनको आप राइबोजाइम भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव एज इट हैज टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें बताना है कि डीएनए रेप्लिकेशन ने बोला है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ये बात तो सही है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, बट इस रीजन की वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, एक्ट एज टेम्पलेट, और जिनके साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड हो जाता है। तो जो डबल डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक पैरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, यानी कि 2 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन जाते हैं, डबलेट बनता है। तो डबलेट जो डीएनए बने हैं, डॉटर डीएनए में पैरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। तो डॉटर डीएनए में एक पैरेंटल स्ट्रैंड है और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, दैट इंडिकेट्स सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो सेमी कंजर्वेटिव के पीछे यहाँ पे ये रीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, ठीक है।
सेमी कंजर्वेटिव के पीछे रीजन क्या है कि जो नया डीएनए बना है उसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है, इसे आप सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल से। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, तो पहली तीनों स्टेटमेंट गलत होगी। ए बी सी डी स्टेटमेंट देखिए, ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन बेस होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि पेंटोज शुगर को और नाइट्रोजन बेस को कनेक्ट करता है। तो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ए बी सी ये तीनों इनकरेक्ट है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 127 में ए बी सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, बर्नैकल growing on the back a whale a type of population interaction is an example। यहाँ पे बर्नैकल और व्हेल के बीच का पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपको बताना है। बर्नैकल एक तरह का अर्थ्रोपोड होता है और ये अर्थ्रोपोड व्हेल की बॉडी पे ग्रो करता है, व्हेल की बॉडी पे इसको शेल्टर मिल जाता है। तो बर्नैकल को व्हेल से एक फायदा मिल गया कि उसको शेल्टर मिल गया, इज दैट क्लियर। लेकिन व्हेल को ना तो कोई नुकसान है उससे और ना ही उससे कोई फायदा है, तो व्हेल जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। बर्नैकल को बेनिफिट मिल रहा है कि उसको शेल्टर मिल रहा है, लेकिन व्हेल अनअफेक्टेड रहती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियरी है और दूसरा अनअफेक्टेड है, तो ऐसे रिलेशनशिप को आप कॉमेंसेलिज्म कहते हैं। तो 128 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाइए। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कॉलम 1 को देखिए, कॉलम 2 से मैच करेंगे। पहला देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसका काम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 को आप मैच कीजिए थर्ड ऑप्शन से 28SR आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 28SR आरएनए की फॉर्मेशन करता है, 18SR आरएनए की फॉर्मेशन करता है, 5.8SR आरएनए की फॉर्मेशन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का ये काम है। तो ए को थर्ड से मिला लीजिए, बी को मिलाइए। देखिए बी को किससे मिलाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होता है? एचएन आरएनए को बनाना, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को बनाना। तो बी को सेकंड से मिला लीजिए। सी स्टेटमेंट देखिए, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है टीआरएनए, एसएनआरएनए इन सबको बनाता है। तो सी आरएनए पॉलीमरेज 3 को आप सेकंड से मैच कर लीजिए टीआरएनए से। तो अगर आप मैच करेंगे तो मैच करने के बाद अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो 129 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 129 में सेकंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइए। की इंडस्ट्री एनिमल्स आर आल्सो नोन एज, ऐसे एनिमल को की इंडस्ट्री एनिमल कहा जाता है। कैसे एनिमल को कहा जाता है? ऐसे एनिमल जो कि प्लांट प्रोडक्ट को, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको की इंडस्ट्री एनिमल कहा जाता है। प्लांट मैटर से एनिमल मैटर बनाना ये एक एनिमल करता है और ऐसे एनिमल को की इंडस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स को आप हर्बीवोरस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लांट को फीड कर रहे हैं। जो एनिमल प्लांट को फीड करते हैं उनको आप हर्बीवोरस कहते हैं। तो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो की इंडस्ट्री एनिमल का ये काम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, Which of the following are not given any place in ecological pyramid? इकोलॉजिकल पिरामिड में से इसमें कौन सा अपना प्लेस ऑक्युपाई नहीं करता है? जो सैप्रोफाइट होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, ठीक है? तो उनका इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई प्लेस नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो बनाया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड नहीं करते हैं, उनके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड डेवलप किया जाता है, जिसमें कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जो स्टार्टिंग वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें प्लांट आते हैं, उसके बाद हर्बीवोरस आते हैं, फिर कार्निवोरस, उसके बाद टॉप कार्निवोरस। इस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड डेवलप किया जाता है, जिसमें कि डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट का रोल नहीं है। तो डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं ऑक्युपाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 का
फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाइए। फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट कंजर्वेशन को आप XC2 कंजर्वेशन भी कहते हैं। आपको बताना है इसमें से ऑड कौन सा है, इसमें से XC2 कंजर्वेशन से कौन सा मैच नहीं करता है, ये आपको देखना है। तो XC2 कंजर्वेशन से कौन सा मैच नहीं करता ये आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन XC2 कंजर्वेशन में ही आता है। इसमें प्लांट को कंजर्व किया जाता है, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कंजर्व कर लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, ये भी XC2 कंजर्वेशन में आता है। सीड बैंक्स में आप सीड को कलेक्ट करके रखते हैं, ऐसे सीड्स को जिनके प्लांट जो है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या एंडेंजर्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है, यानी कि एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को या प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्व कर देते हैं जहां पे वो सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे प्लेसेस को नेशनल पार्क कह सकते हैं। तो नेशनल पार्क इज द एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। बाकी तीनों XC2 कंजर्वेशन के एग्जांपल है। आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा XC2 कंजर्वेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो आंसर आएगा नेशनल पार्क। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 132 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट एक्सटिंक्शन। इसमें से कौन सा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटिंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में दिया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरे ऑप्शन में दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरे ऑप्शन में एलियन स्पीसीज इन्वेशन, चौथे ऑप्शन में को एक्सटिंक्शन। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रीजन होता है राइट एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का, वो होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 133। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एलियन स्पीसीज इन्वेशन नहीं होगा, को एक्सटिंक्शन नहीं होगा। ये वैसे तो एक्सटिंक्शन का रिस्पॉन्सिबल, एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे ही हमने जो है फॉरेस्ट लैंड को अपने लिए जो है उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। क्रॉप्स फील्ड बना दिए हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो है टाउन डेवलप कर दिए हैं, वहाँ पे जो है सिटीज डेवलप कर दी हैं। इज दैट क्लियर? जो पहले कभी फॉरेस्ट होता था, और फॉरेस्ट क्या होता है, एक नेचुरल होम होता है वाइल्ड एनिमल का। अगर हम किसी दूसरे स्पीसीज के स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, तो उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 133 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज मेनली कॉज्ड बाय। भाई ताजमहल जो है वो संगमरमर के पत्थर से बना है। किसके पत्थर से बना है? संगमरमर के पत्थर से बना है, जो कि एक बहुत ही क्वालिटी का पत्थर होता है जो हमेशा व्हाइट रहता है। लेकिन आज का जो ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो उसके पीले पड़ने के पीछे रीजन क्या है? वो रीजन है सल्फर ऑक्साइड गैस। सल्फर ऑक्साइड जो है वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड रेन करता है, और एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ चुका है। ताजमहल पीला पड़ चुका है, यानी कि येलोइश हो जा रहा है, कॉजिंग ऑफ, इसका रीजन क्या है? सल्फर ऑक्साइड। तो 134 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पड़ रहा है, यानी कि ताजमहल येलोइंग हो रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 134 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाइए, एल्गल ब्लूम इन लेक कॉज ऑल द इफेक्ट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। एल्गल ब्लूम की वजह से सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एक को छोड़ के। अब वो एक इफेक्ट कौन सा है जो कि एल्गल ब्लूम का रिजल्ट नहीं है? तो नंबर 1 देखिए, इंक्रीज CO2 लेवल। ठीक है, CO2 लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन इन लेक। बेटा हाँ, ये बिल्कुल सही है, एल्गल ब्लूम की वजह से CO2 लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन भी बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज दी फिश मोर्टेलिटी, फिश मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी, वो कम होगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन की कम हो जाने की वजह से अदर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी पहले तीनों इफेक्ट होते हैं एल्गल ब्लूम के, लास्ट वाला जो इफेक्ट है वो एल्गल ब्लूम का इफेक्ट नहीं है। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं बढ़ती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाती है एल्गल ब्लूम में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 135 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, 136 में
स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर, ठीक है, आपको स्केलेटल मसल फाइबर्स के बारे में बताना है कैसे होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर स्ट्रिप्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं इनको, ये सिंसिशियल होते हैं यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये जो है बंडल्स में पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। तो 136 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 पे आ जाइए। सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू सिक्रीशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन के केस में आपको ऑड वन निकालना है जो बिल्कुल डिफरेंट है। सलाइवा एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, सही स्टेटमेंट। म्यूकस एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये भी सही स्टेटमेंट है। मिल्क एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट थर्ड नहीं है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है और हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ये एक पैनक्रियाज, एक ग्लैंड होती है बॉडी में जिसको पैनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। उसका एक पार्ट होता है बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसकी बीटा सेल्स इंसुलिन को निकालती है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज ग्लैंड उसको सिक्रेट करता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। उस इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड है उसमें दिया हुआ है यहाँ पे 20 सी फैटी एसिड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्किडोनिक जो एसिड होता है उसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, ठीक है। तो ये एक फैटी एसिड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, सही है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो कि लेसिथिन है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, साइटेड इन नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। बेटा साइटेड इन नाइट्रोजन बेस नहीं है, इज दैट क्लियर? साइटेड इन इज नॉट नाइट्रोजनस बेस। साइटेड इन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन नाइट्रोजन बेस होता है, साइटेड इन एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और साइटिडाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो यहाँ पे साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजन बेस नहीं है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो 138 की थर्ड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार, विनब्लास्टिन। जो विनब्लास्टिन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल है। विनब्लास्टिन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, बिल्कुल सही है। यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। जी हाँ, विनब्लास्टिन को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी कैंसर ड्रग का भी काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, Which of the following type of structural level is exhibited by DNA in Watson and Crick model? बेटा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अगर वॉटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया, हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रक्चर आएगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 139 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो है ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मैच करना है, तो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे कॉलम 1 में सबसे पहले दिया ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड को आप मैच करेंगे सब मुकोसा से। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब मुकोसा में। रुगे जो होते हैं ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है, यानी कि मुकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सकस एंटेरिकस जो है ग्लैंड है जो कि न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम को निकालती है, न्यूक्लियोसाइडेज से मैच कीजिए। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम जो होता है वो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, आप इसको मैच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाइए, ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू पैनक्रियाटिक जूस। आपको पैनक्रियाटिक जूस के रेस्पेक्ट में ऑड वन निकालना है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस बिल्कुल सही है, पैनक्रियाटिक जूस में होता है। लाइपेजिस पैनक्रियाटिक जूस में होता है। न्यूक्लियेजिस पैनक्रियाटिक जूस में होता है।
एंट्रोकाइनेसिस जो है वो पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है। एंट्रोकाइनेसिस जो होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये एंट्रोकाइनेज इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है, यानी कि सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है। बाकी तीनों पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यही बताना है कौन सा पैनक्रियाटिक जूस में नहीं है। तो पैनक्रियाटिक जूस में एंट्रोकाइनेज नहीं है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 141 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर इज लेस। ए में फिल कीजिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस और लंग्स प्रेशर इज लेस। बेटा इंस्पायरेशन कब होता है? जब लंग्स में प्रेशर कम होता है। तो यहां पे इंट्रापल्मोनरी भी बोल सकते हैं इसको। तो ए में जो आंसर आएगा वो इंट्रापल्मोनरी आएगा। बी वाला आपको फिल करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज प्रेशर इन लंग्स। लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में नेगेटिव प्रेशर होता है। तो बी में नेगेटिव फिल कर लीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखिए मैच कीजिएगा इसको, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे ए में इंट्रापल्मोनरी आएगा और बी में नेगेटिव प्रेशर आएगा। लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है। तो 142 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, द कैपेसिटी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम the respiratory volume capacity of air that cannot be measured by using a spirometer। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है या कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है जिसको स्पायरोमीटर से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। स्पायरोमीटर से जनरली वही वॉल्यूम वही कैपेसिटी मेजर की जा सकती है जो लंग्स में परमानेंटली होल्ड नहीं होती। तो लंग्स में जो होल्ड होती है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, एफआरसी होती है और टीएलसी होती है। एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम ये लंग्स में होल्ड रहती हैं। इस या फिर इनका कुछ पोर्शन लंग्स में होल्ड रहता है, कुछ अमाउंट इनका लंग्स में होल्ड रहता है। तो इनको आप कंप्लीटली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो मेरे जो मैंने आपको बताया तीन ऑप्शन है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग्स वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये तीनों स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो मैच कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखो, पर्सन विद ब्लड ग्रुप O इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ही हैज। ऐसा पर्सन जो कि ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, और उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 में आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड। इसको O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन लेस ब्लड ग्रुप होता है, ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। आपको पता होना चाहिए जो एबीओ ग्रुपिंग ब्लड ग्रुप है उसको जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है बेटा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप O एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें ना तो एंटीजन ए होता है और ना ही एंटीजन बी होता है। अगर ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसको इजिली किसी में भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी सेकंड पर्सन में जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन्स है ही नहीं। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 144 का थर्ड ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर, इट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। 145 में आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है। पहला मैच देखिए, कार्डियक अरेस्ट, कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है बीटिंग स्टॉप कर देता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इनकरेक्ट आपको बताना है, टी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। बिल्कुल गलत है। क्यूआरएस वेव, अगर आप इसी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पी क्यू आर एस एंड टी वेव होती है। तो जो क्यूआरएस वेव जो बिल्कुल ऐसे होती है, क्यूआरएस वेव जो इंडिकेट करती है वो करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। टी वेव जो है वो एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी कि एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करती है, वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट नहीं करती है। अगर यहाँ पे क्यूआरएस वेव होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे टी वेव दिया है, बिल्कुल गलत होगा और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का सेकंड विल बी दी राइट ऑप्शन, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 145 का थर्ड ऑप्शन देखिए, SAN
साइनो आर्टेरियल नोड बोलते हैं, जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बिल्कुल सही है। साइनो आर्टेरियल नोड सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है। पी वेव देखिए, रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ईसीजी में पी वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया यानी कि डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया को इंडिकेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास जो गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 टी वेव वाली, ठीक है, वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपको गलत ही बताना है, तो 145 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, रीड द फॉलोइंग, आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है, और हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग रास मैकेनिज्म, इसमें से कौन सा रास मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। रास मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जीएफआर रेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जब जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तब रास सिस्टम एक्टिव होता है, पहला रीजन। दूसरा, जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब रास सिस्टम एक्टिव होता है। तीसरा, जब डिहाइड्रेशन होती है तब रास सिस्टम एक्टिव होता है, और लो ब्लड वॉल्यूम होती है तब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, हाई ब्लड वॉल्यूम, हाई ब्लड प्रेशर, नहीं जी, लो ब्लड प्रेशर होता है तब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डिहाइड्रेशन बिल्कुल सही है जी, लो ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, लो ब्लड वॉल्यूम है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बॉडी से वाटर लॉस हो गया, तो बॉडी में वाटर को रिटेन करने के लिए जीएफआर रेट बढ़ता है और मैक्सिमम वाटर का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, वो रिटेन होता है। तो बी स्टेटमेंट सही है। लो ब्लड वॉल्यूम लो है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डी सही नहीं है, ई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे बी और सी ये दो स्टेटमेंट सही है, डिहाइड्रेशन एंड लो ब्लड वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है पांचों स्टेटमेंट में से। तो 146 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन में 2 दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाइए। यूरिया दैट इज फाइनली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंटर्स फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड। यूरिया जो है, राइट, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन में आता है, ठीक है, फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। बेटा यूरिया जो है फिल्टर हो जाता है, हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होने के बाद यूरिन बनाता है, ठीक है। तो यूरिन बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यूरिया जो आएगा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आएगा, फिल्ट्रेशन हुआ तभी यूरिया आएगा, बाकी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन से ही नहीं आएगा। सिक्रीशन में क्या होता है कि एक्सिस आयंस होते हैं ब्लड में, उनको निकालने के लिए सिक्रीशन इस्तेमाल हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट में, जो फिल्टर हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, फिल्ट्रेट को में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हाईली रीएब्जॉर्ब करने के लिए रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो 147 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, रेड मसल फाइबर्स डिफर्स फ्रॉम व्हाइट मसल फाइबर्स इन हैविंग। बेटा रेड मसल फाइबर्स ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, आपकी बॉडी में ज्यादातर रेड मसल्स का इस्तेमाल होता है और वो ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो यहाँ पे 148 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 में थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फाइब्रस जॉइंट सूचर इन क्रैनियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, बिल्कुल गलत है भाई। बॉल एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपका ये हो गया, यानी कि जो पेक्टोरल गर्डल और ये जो आपकी कौन सी बोन है, इसको ह्यूमेरस कहते हैं। ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट मैच ही आपको बताना है। थर्ड देखिए, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। पाइवोट जॉइंट जो है रोटेशन मूवमेंट ऑफ थैक को अलाउ करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, और एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ये बिल्कुल सही है। सैडल जॉइंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। थंब है ये, थंब की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है, ट्रेपेजियम और इसके बीच में जो जॉइंट है आपका मेटाकार्पल में, ठीक है, वो सैडल जॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दिए हैं सारे। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैच आएगा 149 का, वो आएगा सेकंड। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एल्बो जॉइंट नहीं होता, एल्बो जॉइंट एक हिंज जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाइए। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है
और इसमें स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम एंड इट्स रैपिड इन्फ्लक्स इनटू एक्सोप्लाज्म। बेटा डीपोलराइजेशन नर्व सेल में एक्सोन में डीपोलराइजेशन कब होता है? जब स्टिमुलस मिलता है और स्टिमुलस मिलने के बाद सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम सेल के अंदर आना एंटर कर जाता है। तो यानी कि यही यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। हाँ देखिए बेटा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, एक होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आता है, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर जाता है, जिससे कि पोलैरिटी मेंटेन की जा सके, तो रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप किया जा सके। इज दैट क्लियर? और वो रीपोलराइजेशन में होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 3 पोटेशियम इनटू एक्सोप्लाज्म अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन। चूज द ऑप्शन दैट प्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट ओनली। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, इसने उल्टा दे दिया है। इसने दे दिया है कि 2 सोडियम तो बाहर जा रहे हैं, 3 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो जबकि ये उल्टा होता है, 3 सोडियम आउटवर्ड जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं। तो सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए एंड बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 150 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, लिसन केयरफुली। A part of brain that lies at the base of thalamus and controls body temperature, urge for eating and drinking is, इसको कहते हैं आप हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्ज ऑफ ईटिंग को कंट्रोल करता है, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, सेक्स अर्ज को भी कंट्रोल करता है और भी काफी सारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस के नीचे वाला पार्ट है जो कि अर्ज, जितनी भी तरह की अर्ज होती हैं, ईटिंग अर्ज, ड्रिंकिंग अर्ज, इवन यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी का जो सिग्नल देता है वो हाइपोथैलेमस देता है। तो यहाँ पे 151 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये हाइपोथैलेमस के यहाँ पे फंक्शन दिए हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड आंसर आएगा, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। ये अमाइगडाला के फंक्शन नहीं है, हिप्पोकैम्पस के नहीं है, सेरेब्रम के नहीं है। वो बात अलग है कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, बट इनके फंक्शंस अलग होते हैं। ये जो फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, टेम्परेचर और अर्ज, जहाँ पे भी टेम्परेचर और अर्ज और कंट्रोल नाम की चीज आ जाए तो वहां पे हाइपोथैलेमस ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 151 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स एंड रेस्पेक्टिव डेफिशिएंसी डिजीज। आपको यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स दिए हैं और उन हॉर्मोन्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको मेंशन किया हुआ है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो लिसन केयरफुली। तो पहला ऑप्शन देखिए, पीटीएच, जिसको आप पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। पैराथायराइड हार्मोन के इंबैलेंस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? या तो टेटनी हो जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इज दैट क्लियर? डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी है वो एडीएच की वजह से होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल घट जाता है तो बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो 152 का फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इनकरेक्ट दिया है, यहाँ पे पीटीएच दिया है, जबकि यहाँ पे एडीएच होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे पीटीएच दिया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। तो 152 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1। 152 का सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन, एडिसन डिजीज, ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है। कॉर्टिकल हार्मोन्स के मतलब आपका जो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है उसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है एडिसन डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीटीएच वाला आंसर है वो इनकरेक्ट दिया है, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो 152 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन
हार्मोन कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन को किस हिसाब से आप डिस्टिंग्विश करेंगे ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है, तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्स्ट्रासेलुलर ही होंगे, दोनों ही कॉमन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर सोर्स ग्लैंड, इनकी सोर्स ग्लैंड तो एक ही होती है पैनक्रियास, तो उस हिसाब से भी आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। हेपेटोसाइट एज टारगेट सेल, हेपेटोसाइट दोनों की टारगेट सेल्स होती हैं। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो अपटेक होना स्टार्ट कर देता है, अगर इंसुलिन निकल रहा है तो, ग्लूकेगॉन निकल रहा है तो वहां से ग्लूकोज निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो टारगेट सेल दोनों की हेपेटोसाइट होती है, तो इस बेस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आपको ये बताना है किस बेस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है। फोर्थ ऑप्शन देखो, देयर रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग ग्लूकोज होमोस्टेसिस, हाँ इस रोल पे, इस बेस पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये ग्लूकोज होमोस्टेसिस को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन निकलता है जिससे कि ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ब्लड में, इसमें ब्लड में। ऐसे ही ग्लूकोगन क्या है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ग्लूकेगॉन निकलेगा जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। तो इस बेस पे आप इन दोनों हार्मोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी कि 153 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन कॉकरोच। बेटा यहाँ पे स्पाइरिकल्स दिया है, 10 पेयर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। स्पाइरिकल से क्या होता है, स्पाइरिकल से मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती है, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस होता है कॉकरोच में वो स्पाइरिकल से होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं स्पाइरिकल्स, तो 10 पेयर्स होते हैं, सही है। गैस्ट्रिक सी के 6 to 8, ये भी बिल्कुल सही है, 6 to 8 ये एंजाइम्स निकालते हैं। थर्ड, मालपिगन ट्यूब्यूल्स 100 से 150, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मालपिगन ट्यूब्यूल 100 से 150 होते हैं। ओमेटिडिया 2000 होते हैं, यहाँ पे 200 दिया है तो मेक इट करेक्ट, तो यहाँ पे 2000 होते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या है, ऑप्टिकल यूनिट, मेकअप कंपाउंड आई ऑफ मेक ऑफ कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट्स। ओमेटिडिया जो है ऑप्टिकल यूनिट है जो कि इंसेक्ट्स की कंपाउंड आई बनाने का काम करती है, और ये लगभग कॉकरोच की आंख में 2000 होते हैं। यहाँ पे 200 दिया है तो ये गलत है, आपको गलत बताना है। तो ओमेटिडिया का ये मतलब क्वेश्चन नंबर 154 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट, आंसर करेक्ट है फोर्थ। तो 154 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कौन सी करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखिए, रिप्रोडक्शन अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बिल्कुल सही है भाई। बिना रिप्रोडक्शन के स्पीसीज कंटिन्यू कैसे होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे कंटिन्यू होगा, तो स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद स्टेटमेंट बी देखिए, जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल भाई, पेरेंट्स और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, जायगोट ही तो है, ठीक है। दो जनरेशन के बीच की कनेक्टिंग लिंक एक जायगोट होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 155 का दोनों स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, इफ वास डिफरेंस इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक्ड, अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया, then transport of sperms will be blocked from epididymis to ejaculatory duct. Vas deferens epididymis और ejaculatory duct के बीच की डक्ट है, उसको आपने ब्लॉक कर दिया तो epididymis से ejaculatory duct में स्पर्म नहीं जा पाएंगे। यानी कि देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 156 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि आपने बीच में वास डिफरेंस को ब्लॉक किया है तो epididymis से ejaculatory duct में स्पर्म्स नहीं जाएंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे 156 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, LH surge induced ovulation in human female during menstrual cycle occurs due to positive feedback mechanism by estrogen। बेटा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स की ग्रोथ को। फॉलिकल्स की ग्रोथ की वजह से एस्ट्रोजन निकलता है और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है।
तो जैसे ही वो एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच निकलता है, और एलएच जिसको आप एलएच सर्ज कहते हैं, एलएच का पीक लेवल बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में बढ़ जाता है, एलएच सर्ज बोलते हैं, और उस एलएच की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओवुलेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 157 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। चूज द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है। 4 स्टेटमेंट दिए है और चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। 158 का फर्स्ट ऑप्शन मोरूला 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, बिल्कुल सही है। मोरूला जो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमियर होता है। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इन एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। ब्लास्टोसिस्ट ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करता है। थर्ड देखिए सेकंड पोलर बॉडी कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, बिल्कुल गलत। सेकंड म्योटिक डिवीजन के कंप्लीशन पे सेकंड पोलर बॉडी निकलती है। फर्स्ट म्योसिस के कंप्लीशन पे फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है। सेकंड पोलर बॉडी सेकंड म्योसिस के कंप्लीशन पे निकलती है। और सेकंड म्योसिस का कंप्लीशन कब होता है? जब स्पर्म की एंट्री होती है फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद सेकंड म्योसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, और तब सेकंड पोलर बॉडी निकलती है। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी थर्ड, यानी कि थर्ड विल बी द राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तीनों ही देते हैं, ऑक्सीटोसिन भी देता है, कॉर्टिसोल भी देता है, एस्ट्रोजन भी देता है। पार्चुरेशन में इन तीनों का सिग्निफिकेंस पढ़ाता हूँ, पढ़ना एक बार पार्चुरेशन को अच्छे से, और अच्छे से क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, बेटा बैरियर मेथड है यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 बैरियर मेथड है, एक बैरियर मेथड नहीं है, वो फाइंड आउट कर लो। पहला देखो निरोध, जिसको आप कॉन्डोम्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, बैरियर मेथड है। डायफ्राम्स भी बैरियर मेथड है। लिपेज लूप आईयूसीडी में आता है, बैरियर मेथड नहीं है। लिपेज लूप इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आता है, ये इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, और ये बैरियर मेथड नहीं है, ठीक है। तो लिपेज लूप आएगा यहाँ पे आंसर, तो उसको सही कीजिए। ऑड वन विल बी द लिपेज लूप, बाकी सर्वाइकल कैप्सूल बैरियर मेथड में आता है। तो 159 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। एनएआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन विच एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस इज, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको आप कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको आप जिफ्ट बोलते हैं, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आईयूआई मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म्स को यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को, सीमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जो होता है वो आईयूटी में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी यूटेरस में, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहते हैं, यानी कि 160 का ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म किसका एग्जांपल है। बेटा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, डार्क विंग मोथ और वाइट विंग मोथ, लाइट विंग मोथ। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मोथ सर्वाइव की, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया तो नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया है नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स में ये। तो 161 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। सो लिसन केयरफुली। स्ट्रक्चर गिवन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये किसका एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी के 2 डायग्राम दिए हैं और आपको इसको देख के बताना है कि ये कौन से एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा दिया है। बोगनविलिया में थॉर्न्स दिए हैं और कुकुरबिटा में टेंड्रिल दिए हैं। तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन कुकुरबिटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका होमोलोगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखा जाता है। तो 162 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए। यूजो डेवरिस बिलीव दैट, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए में फिल कीजिएगा म्यूटेशन और बी में फिल कीजिएगा सॉल्टेशन। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। यूजो डेवरिस बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज स्पीसीएशन एंड कॉल्ड इट सॉल्टेशन। यूजो डेवरिस ने बताया म्यूटेशन जो है वो स्पीसीएशन की वजह से होता है और इसको सॉल्टेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए में म्यूटेशन फिल कीजिए, बी में सॉल्टेशन फिल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 163 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, चूज एन एयरबोर्न डिजीज। आपको एयरबोर्न डिजीज बतानी है। यहाँ पे 4 डिजीज के एग्जांपल दिए हैं। ए है एमियोबिक डिसेंट्री, ये एयरबोर्न डिजीज नहीं है, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कंजप्शन से होती है। एस्केरिसिस भी एयरबोर्न डिजीज नहीं है, ये भी कंटेमिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आने से या कंटेमिनेटेड फूड को खाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है एस्केरिसिस। फिलैरिसिस जो है ये मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है, लेकिन निमोनिया जो है वो एक एयरबोर्न डिजीज है। वाटर ड्रॉपलेट से आप उसको इनहेल कर लेते हैं पैथोजन को, बैक्टीरिया को। तो 164 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mother during initial days of lactation provides to infant, choose the option that fills the blank। तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है। बेटा जो कोलेस्ट्रॉम होता है येलोइश फ्लूइड, जो कि मदर अपने यंग वंस को, अपने इन्फेंट को, अपने बेबी को प्रोवाइड करती है, उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे नेचुरली जो एंटीबॉडीज है वो मदर जो है अपने बेबी को देती है बाय फीडिंग प्रोसेस, जब बेबी फीड करता है मिल्क को। इज दैट क्लियर? तो ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। नंबर 1, एड्स एक कॉन्जेनिटल डिजीज, बिल्कुल गलत है। एड्स एक कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ये मतलब पैदाइशी नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो एड्स को आप कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं कह सकते हैं। कैंसर एन इन्फेक्शियस डिजीज, बिल्कुल गलत। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मॉर्फिन एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मॉर्फिन जो होती है वो पेन किलर होती है, सेडेटिव होती है, इफेक्टिव सेडेटिव होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद यानी कि आप करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट मॉर्फिन ही आएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, क्रैक ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्रैक जो है वो ऑब्टेन किया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड ऑप्शन। इट मींस थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, एन इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल इज। यहाँ पे कैटल की एक इम्प्रूव्ड ब्रीड को बताना है। देखो नंबर 1 ऑप्शन दिया है लेगन, जो लैग हॉर्न है, लैग हॉर्न एक चिकन की वैरायटी है, तो ये कैटल की नहीं है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए जर्सी, यही आंसर आएगा। जर्सी जो है कैटल की वैरायटी है। इसके बाद हिसारडेल सीप की वैरायटी है। म्यूल जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है। डोंकी और हॉर्स की इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है म्यूल। तो यहाँ पे कैटल का पूछा है तो कैटल में सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा इसका। जर्सी जो है वो कैटल है। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोम सीक्वेंस। आपको यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखनी है जो करेक्टली बताई गई है। देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब आपको पता होगा, आप राइट हैंड साइड से पढ़े तो भी सेम मीनिंग आता है, लेफ्ट से पढ़े तो भी सेम मीनिंग आता है। तो आप इसको पढ़ के देखना, सेम मीनिंग आएगा। 168 का 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड वाज। पहला कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ ये आपको बताना है। तो 169 का 1 ऑप्शन आएगा, यानी कि हिंट सेकंड जो है, हिंट सेकंड जो है इट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये पहला ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जिसको डिस्कवर किया, यानी कि 169 में फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, 170 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 170 में पूछा है, DNA fragments are resolved based on their size in gel electrophoresis through sieving effect. This separation of fragments is based on the property of जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं उनके साइज के हिसाब से। तो सीविंग इफेक्ट देने के लिए वहां पे एग्रो जेल डाला जाता है, और यहाँ पे जो है सीविंग इफेक्ट देने के लिए एग्रो जेल डाला जाता है। इसके अलावा वहां पे एक एनोड सेटअप की जाती है। एनोड जो है वो जो नेगेटिव चार्ज एनोड होती है, पॉजिटिव चार्ज एनोड नेगेटिव चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करती है। तो एनोड की तरफ डीएनए के जो साइज है वो मतलब मूव करते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो एनोड की तरफ ज्यादा होंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा यानी कि उसका ज्यादा बड़ा साइज है वो एनोड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा इस हिसाब से वो है नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज
एनोड से उसको अट्रैक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो 170 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, इफ एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड इन रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ PST1 इन PBR322, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है वो PST1 है। ये किस में होती है बेटा? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे होती है। आप PBR322 का डायग्राम देखना, उसमें जो है ये जो साइट है PST1 वाली, ये होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की साइड पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी और माइक्रोब्स बिकम एम्पिसिलिन ससेप्टिबल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसका फोर्थ आंसर आएगा, यानी कि एम्पिसिलिन ससेप्टिबल हो जाएगा माइक्रोब। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन डीएनए बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग इट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। इस मेथड को आप माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। एनिमल सेल में अगर डायरेक्टली आप डीएनए को इंजेक्ट करते हो, इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से या माइक्रो पिपेट की हेल्प से इस डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है एनिमल सेल के। इस मेथड को आप कहते हैं क्या? इस मेथड को आप माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। तो 172 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया। लाइसोजाइम, यहाँ पे आपको इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसोजाइम डाइजेस्ट करता है। काइटिनेज यहाँ पे दिया है, काइटिनेज जो है एक एंजाइम है, वो किसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है? फंगस की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है काइटिनेज। तो यहाँ पे फंगस आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 173 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, in RNA interference which of the following molecules bind to and prevent translation of the specific mRNA? बेटा ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में डबल स्टैंडर्ड आरएनए टारगेट एमआरएनए को कट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक जाती है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए टारगेट एमआरएनए को कट करने का काम करता है यहाँ पे, यानी कि 174 का फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, the first clinical gene therapy was given to a 4 years old girl and that girl was affected by adenosine deaminase deficiency। वो गर्ल को क्या कौन सी प्रॉब्लम थी? adenosine deaminase deficiency की प्रॉब्लम थी। 4 साल एक बच्ची को 1994 में उसको जीन थेरेपी देके ट्रीट किया गया। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो एडेनोसिन डेमिनेज डिफिशियंसी के केस में जीन थेरेपी दी गई थी। तो 175 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। आपको ये छांटना है इसमें कि कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल सेम फाइलम से बिलोंग करता है। फर्स्ट देखिए, पिनेटुला फाइसीलिया प्लेनेरिया। पिनेटुला फाइसीलिया नाइजीरिया में आता है, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्स में आता है। टीनोप्लाना, क्विलेक्स, कुकुमेरिया, ये तीनों ही अलग अलग फाइलम में आते हैं। टीनोप्लाना जो है वो आपका किस में आता है? टीनोप्लाना, ये आता है आपका टीनोफोरा के बाद टीनोफोरा में आता है टीनोप्लाना, सही है। क्विलेक्स जो है वो अर्थ्रोपोडा में आता है, कुकुमेरिया जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो ये भी अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तीसरा देखिए, एनोफिलिस, एडिस एंड एनसाइलोस्टोमा। बेटा एनोफिलिस और एडिस जो है ये किस में आता है आपका? ये दोनों अर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे ये जो आपका इसमें है, ये भी तीनों अलग अलग में आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, लोकस्ट, लेसिवर, लिमुलस, ये तीनों अर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 176 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो 176 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, प्रेजेंस ऑफ रेडुला एंड फेदर लाइक गिल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। रेडुला और गिल्स लाइक फीचर किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? पाइला के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। तो आंसर आएगा इसमें पाइला। तो 177 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। नंबर 1 देखिए, ऑक्टोपस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी, मोलस्का। बिल्कुल सही आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्टोपस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है, मोलस्का में आता है। ए स्टेटमेंट करेक्ट है आपको, लेकिन इनकरेक्ट बताना है। बी स्टेटमेंट देखिए, नेरिस में मेटामेरिज्म देखा जाता है, पोसेस लेटरल अपेंडेजेस, ये भी सही है। एनिलिडा में आता है, ये भी सही है। सी देखिए, साइकोन, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, पोरिफेरा में आता है, इसलिए वाटर कैनाल सिस्टम होगा। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, बैलेनोग्लोसिस, ये हेमिकोडाटा में आते हैं, लेकिन इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसकी जो प्रोबेसिव ग्लैंड होती है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है।
यहाँ पे रेस्पिरेशन दिया और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, तो ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का फोर्थ विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट मींस फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, कॉन्ड्रिक थाइस डिफर फ्रॉम ऑस्टिक थाइस एज फॉर्मर पोसेसिस। कॉन्ड्रिक थाइस ऑस्टिक थाइस से डिफर करती है क्योंकि कॉन्ड्रिक थाइस में प्लेकोइड स्केल होते हैं, ऑस्टिक थाइस में साइक्लोइड स्केल होते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइस में अगर प्लेकोइड स्केल है तो वो जो है डिफर करती है प्लेकोइड स्केल की वजह से ऑस्टिक थाइस से। ओपर्कुलम नहीं होते कॉन्ड्रिक थाइस में, एयर ब्लैडर नहीं होते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट दोनों में होता है, तो टू चैम्बर्ड हार्ट से वो डिस्ट्रीब्यूस नहीं कर सकता। प्लेकोइड स्केल से डिफर करता है कॉन्ड्रिक थाइस ऑस्टिक थाइस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड देयर टैक्सोन। तो उनके ग्रुप और टैक्सोन के हिसाब से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे कौन सा है। देखो पहला स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन नंबर 1, इक्थायोफिस, बुफो एंड हाइला तीनों एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं, सही है। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, टेरोफाइलम तीनों ऑस्टिक थाइस से बिलोंग करते हैं, तीनों बोनिफिसिस में आते हैं, सही है। कॉर्वस, किलोन एंड कैलोट्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉर्वस जो है वो बैट होता है, नहीं कॉर्वस बैट नहीं होता, कॉर्वस क्रो होता है। किलोन जो है, कैलोटस जो है, ये दोनों रेप्टिलिया में आते हैं। तो एक बर्ड में आ रहा है, एक रेप्टिलिया में आ रहा है, तो तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इनकरेक्ट ही दिखाना आपको। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए, टेरोपस जिसको आप बैट बोलते हैं, इक्विस जिसको आप हॉर्स बोलते हैं, डेल्फिनस जिसको आप डॉल्फिन बोलते हैं, ये तीनों मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, तो ये भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो 180 का थर्ड ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट। ये तीनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अलग अलग टैक्सोन से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ आपके 90 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम दूसरे एफएसटी में मिलेंगे और फिर से 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।